स्वागत है आप सभी का सुराजा इसके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और जिस तरीके की आप बात जानते हो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे चला रहे हैं वो है ज्योग्राफी का सीरीज। और आज जो ज्योग्राफी के इस लेक्चर में मैं आपको जलवायु पढ़ाऊंगा। और जलवायु में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हम भारत की जलवायु की बात कर रहे हैं तो पहली बात तो आपको ये जानना होगा कि वो कौन से कारक है जो इस भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो कारकों में आप दो कारक याद रखेंगे, ठीक है, फिर हम उसको डिटेल में देखेंगे। एक कारक तो आपके पास आएगा स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक। अब स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक क्या है वो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। और दूसरा आता है वायु दाब एवं पवन संबंधी कारक। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक की स्थिति से संबंधित किस तरीके से आपके पास भारत की जलवायु में प्रभाव करता है। देखिए, अगर हमको भारत की स्थिति को दर्शाना है तो आपको किसकी जरूरत होगी? आपको अक्षांशीय स्थिति की जरूरत होगी, आपको देशांतरीय स्थिति की जरूरत होगी। और यहाँ पर हम उसी अक्षांश की बात करेंगे जिससे भारत की जलवायु में प्रभावित कर रहा है। तो वो कौन सा अक्षांश है? हम बात करेंगे यहाँ पे कर्क रेखा की। चलिए यहाँ देखिए, बात चली कर्क रेखा की। अब देखते हैं कि आखिरकार जो कर्क रेखा है वो किस तरीके से प्रभावित करता है भारत की जलवायु को। आप जानते हो कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री होकर के इस तरीके से भारत के 8 राज्यों से पास करेगा। ठीक, 23.5 डिग्री नॉर्थ या उत्तर आप बोल दीजिए। अब स्थिति को आप समझिए। अगर मैं ग्लोब की बात करूं, चलिए यहाँ देखिए, हम एक ग्लोब भी बना लेते हैं जिससे शायद आपके पास सारी जानकारी आ जाए। यहाँ देखिए, ग्लोब की अगर बात किया जाए और भारत की स्थिति देखें तो ये रहा आपके पास इस तरीके का एक ग्लोब। इस ग्लोब में ये रहा आपके पास 0 डिग्री जिसको आप विषुवत रेखा कहते हो। उसके ऊपर आप यहाँ पे कर्क रेखा ले लीजिए जो मैंने अभी ड्रॉ किया, जो आ जाएगा आपके पास 23 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर की ओर है, इसलिए आप यहाँ पे नॉर्थ लगा दीजिए। अभी फिलहाल यहीं पे काम है, हमको इतने काम है तो अभी हम यही बनाएंगे। अब मैं यहाँ पे एक भारत बना ले रहा हूँ। यहाँ देखिए, भारत लगभग ये इस तरीके का, इन शॉर्ट आई लिख देता हूं ताकि आप समझ सको। चलिए, ये है इंडिया। अब अगर आप इंडिया की स्थिति देखोगे, यहाँ ग्लोब में स्थिति देखिए, उसका जो दक्षिणतम अक्षांशीय स्थिति है वो यहाँ पर कितनी मिलती है हमको? 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ देखिए, ये मिलता है हमको यहाँ नीचे की ओर 8 डिग्री 4 मिनट। ये है आपके पास 8 डिग्री 4 मिनट। इसका मतलब कि हमारा जो भारत है वो इस विषुवत रेखा से लेके के कर्क रेखा के बीच वाला ये दक्षिण वाला भाग आ रहा है आपके पास, तो ये विषुवत रेखा के पास है। अब अगर ये विषुवत रेखा के पास है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि इस कर्क रेखा के जो निचले वाला भाग है वहां पर जो जलवायु आपके पास मिलेगी वो आप याद रखिएगा, वो जलवायु मिलेगी आपके पास उष्ण कटिबंधीय। यहां पे मिलेगा आपके पास उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ये आप याद रखो। तो ऊपर वाला भाग मतलब कर्क रेखा के ऊपर। अब हम कर्क रेखा के ऊपर की अगर बात करें तो यहाँ पे ग्लोब वाले पार्ट में देखो, ये वाले की मैं बात कर रहा हूँ। ये वाला भाग कौन सा होगा भाई? 23.5 डिग्री के अगर आप ऊपर जाते हो तो आपके पास क्या मिलता है? आपके पास थोड़ा तापमान में गिरावट आएगा। और अगर वहां पर तापमान में गिरावट आ रहा है तो वाला जो जलवायु रहेगा उस जलवायु को आप बोलते हो शीतोष्ण कटिबंध, मतलब कि ऊपर की ओर अब आपको मिलेगा यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध। ये आप याद रखेंगे यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध। तो देखिए, कर्क रेखा ने किस तरीके से जलवायु में प्रभावित किया, कैसे प्रभाव डाला। प्रभाव कर्क रेखा के नीचे लगभग आधा भारत, क्योंकि भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच वाला स्थान आ रहा है इसलिए वो उष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत। और जब हम कर्क रेखा के ऊपर जाते हैं तो हमको शीतोष्ण कटिबंध मिलता है। तो ये इस प्रकार से अक्षांशीय स्थिति जलवायु में प्रभावित डाल रहा है। यहाँ देख लीजिए, प्रभाव डाल रहा है। तो ये तो हमारा क्लियर हुआ। अब अगर हम देखें कि अगर ये उष्ण कटिबंध है तो इससे प्रभाव क्या पड़ रहा है जलवायु में? प्रभाव ये पड़ेगा कि जब हम दैनिक तापांतर की अगर हम बात करते हैं या वार्षिक तापांतर की अगर बात करते हैं तो उष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र में हमको दैनिक तापांतर मतलब जो डेली का जो टेम्परेचर है उसके डिफरेंस में ज्यादा कुछ हमको गैप नजर नहीं आता, ज्यादा गैप नजर नहीं आएगा। कैसे? उदाहरण के तौर पर समझते हैं। यहाँ देखिए, अगर इस भारत के दक्षिण वाले राज्य की अगर मैं बात करूं, यहाँ देखिए लगभग, चलिए ये पकड़ लीजिए केरल, ये केरल है आपके पास, ये केरल ले लीजिए आप, ठीक। और यहीं पर ही हमने बना दिया मान लीजिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आप जानते हो। अब अगर आप इसकी स्थिति देखोगे, मतलब यहां पर क्या बना देगा केरल,
तो अगर आप केरल की स्थिति देख लीजिए या फिर आप वहां पे अंडमान एंड निकोबार की स्थिति देख लीजिए, अंडमान एंड निकोबार की स्थिति, ये विषुवत रेखा के लगभग करीब है, करीब है। और करीब होने की वजह से यहाँ का जो तापांतर है डेली या वार्षिक तापांतर या दैनिक तापांतर में उससे ज्यादा अंतर नजर नहीं आता। उदाहरण के तौर पर केरल लीजिए या अंडमान एंड निकोबार आप ले लीजिए, वहां पर अगर हम दैनिक तापांतर देखें मतलब कि दिन और रात में लगभग 7-8 डिग्री या 9 डिग्री के आसपास ही आपको यहाँ पे तापांतर दिखेगा, मतलब 7 से 9 डिग्री। जबकि अगर हम कर्क रेखा के ऊपर चले, कर्क रेखा के ऊपर, और कर्क रेखा के ऊपर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर यदि मैं राजस्थान वाला पार्ट ले लूं, जहां पर आपके पास क्या मिलेगा, थार मरुस्थल, थार मरुस्थल। अब मान लीजिए अगर आप राजस्थान में आप लेना चाहते हो फॉर एग्जांपल जैसलमेर, जैसलमेर की अगर हम बात करें तो जैसलमेर की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर आपको दैनिक तापांतर बहुत ज्यादा मिलेगा। मतलब मान लीजिए अगर गर्मियों के समय में वहां पर अगर दिन में लगभग 50 डिग्री सेल्सियस है तो रात में 20 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, 19 से 20 डिग्री। तो देखिए कितना अंतर दिख गया। ये किसका प्रभाव है? ये प्रभाव कुछ और नहीं, ये कर्क रेखा का प्रभाव है। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप यहाँ राजस्थान वाले भाग में जा रहे हो तो विषुवत रेखा से काफी दूर है, और विषुवत रेखा से काफी दूर है, इस वजह से यहाँ पर जो दैनिक तापांतर मतलब रात थोड़ी ठंडी हो रही है जबकि दिन बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। अगर मैं गर्मियों की विशेष उदाहरण के तौर पर बात कर दिया आपको, तो इसलिए कहा जाता है कि अक्षांशीय स्थिति जो है उसका प्रभाव है भारत की जलवायु में, ये आप याद रखेंगे। दूसरा, जब हम इसी कारकों की अगर बात करें तो हमारे पास एक अन्य कारक आएगा, वो है हिमालय पर्वत। अब हिमालय पर्वत किस प्रकार से जलवायु में प्रभावशाली है उसको देखते हैं। देखिए चलिए हिमालय को बना लेते हैं। अगर हम हिमालय बनाएं तो ये लीजिए, ये रहा आपके पास हिमालय, ये हमने हिमालय बना दिया इस तरीके से, ये आपका हिमालय पर्वत। अब देखिए हिमालय किस तरीके से भारत की जलवायु में प्रभावित करेगा। तो अगर हम स्थिति की अगर बात करें तो देखिए फिर से अगर मैं ग्लोब बनाऊं तो इस तरीके से आपका ग्लोब है, ये ऐसा ग्लोब बन जाएगा आपके पास। ठीक, यहां देखिए ये है आपका 0 डिग्री मतलब कि भूमध्य रेखा, जिसको आप इक्वेटर भी कहते हो या विषुवत रेखा कहते हो। यहां पर आपके पास आएगा कर्क रेखा, जो कि वैल्यू है इसकी 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा। अब इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया को आई लिख देता हूं आसानी से, ये लीजिए आई लगभग इस तरीके से। और अगर 23.5 डिग्री के ऊपर की अगर हम बात करें तो यहां पर आपके पास मिलेगा आर्कटिक सर्कल, उत्तर ध्रुव वृत्त, ये लीजिए आर्कटिक सर्कल उत्तर ध्रुव वृत्त, जिसकी वैल्यू अगर वहां पे देखेंगे तो 66 डिग्री एंड हाफ, ये लीजिए 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, ये मिल गया। अब उसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो ये तो आपका ध्रुव वाला पॉइंट है, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। तो यहाँ देखिए उत्तरी ध्रुव से आप जानते हो क्योंकि वो शीत कटिबंध के अंतर्गत आता है ये वाला, इसलिए यहां से आएगी ठंडी पवनें, मतलब कि आर्कटिक सर्कल से जो ठंडी पवनें आ रही है या उत्तर ध्रुव वृत्त से जो शीत लहरें आ सकती है जो कि एक्सट्रीम है, इतनी ज्यादा ठंड है कि उसका प्रभाव हमारे भारत पे अगर पड़ता है तो ठीक वैसा ही प्रभाव पड़ेगा जिस तरीके से अगर मैं हिमालय के ऊपर की अगर बात करूं, यहाँ पर जहाँ चाइना मिलेगा आपके पास, यहीं पे मंगोलिया कंट्री आपके पास मिलेगी, तो वहां पर आपके पास एक डेजर्ट या मरुस्थल मिलता है जिसका नाम है गोबी, गोबी डेजर्ट। और गोबी डेजर्ट अगर आप देखोगे तो देखिए कितना शुष्क है, वहां पे प्रभाव किसका पड़ रहा है? एक प्रभाव आप ये भी कह सकते हो ये शीत लहरें जो उत्तर से आ रही है उसका भी वहां पे प्रभाव दिखाई देता है। और वही शीत लहरें जो हमारे यहाँ एंट्री कर सकता था उसको किसने रोक दिया? तो उसको रोकने वाला ये हिमालय ही है। तो देखिए जो एक्सट्रीम कंडीशंस है, बहुत ही ज्यादा जो कोल्ड वेव्स है उसको रोक रहा है। तो हिमालय हमारे लिए किस तरीके से कार्य किया? हिमालय यहाँ पर हमारे लिए एक जलवायु विभाजक की तरह कार्य कर रहा है। दूसरा अगर हम बात करें वर्षा का वितरण को लेकर के, यहाँ देखिए वर्षा का, आप सभी जानते हैं कि भारत में अगर हम लगभग जून से लेकर सितंबर अक्टूबर की अगर बात करें तो वो आता है आपके पास साउथ वेस्ट मानसून या फिर आप उसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। मतलब मानसून अगर मैं ओवरऑल इन जनरल फॉर्मेट में बोलूं तो इस तरीके से आपके पास ये मानसून आता है, ये बंगाल की खाड़ी से ऊपर उठेगा ऐसा जाएगा, या अरब की सागर से ऐसा ऊपर उठेगा, और जब ये यहाँ देखता है कि यहाँ मिल रहा है इसको हिमालय, तो हिमालय उसको रोक लेगा क्योंकि हिमालय की ऊंचाई तो बहुत ज्यादा है ना भाई, वो रोकेगा ना वहां पर। अब देखिए अगर बढ़ते हुए ऐसी हवाओं को जिन्होंने अपने में आर्द्रता ले रखा है,
मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो वो अपना क्लाउड फॉर्मेशन यहीं पर कर देगा। बादलों का निर्माण कर रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे बारिश कर देगा। ये लीजिए बारिश कर दिया। तो देखिए जो आपकी वर्षा करने वाली जो हवाएं थी, अगर हिमालय नहीं रहता तो पार चले जाता। उसको भी रोका किसने, हिमालय ने। इसलिए हिमालय का होना भी जलवायु कारक है एक, और इसलिए इस हिमालय को जलवायु विभाजक भी कहते हैं। और दूसरा कारण ये भी दे सकते हो कि देख लीजिए पानी पूरा यहाँ गिर रहा है, मतलब कि हिमालय के पार जा नहीं रहा है। तो ये गोबी डेजर्ट जो है, अगर यहाँ पर हमें पानी कम मिल रहा है तो उसका दूसरा कारण ये भी हो सकता है क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून जो उठा यहाँ से, जो बंगाल की खाड़ी की एक शाखा बनी, एक अरब सागर की शाखा बनी, इन शाखाओं की जो हवाएं थी जो पानी लेकर के जा रही थी उसको क्रॉस करने नहीं दिया, तो उधर पानी भी नहीं गिर रहा है। यह भी एक कारण हो सकता है, जैसे गोभी में आपके पास अत्यधिक पानी नहीं दिखाई दे रहा गिरता हुआ। तो देखिए यहां से प्रूफ होता है कि किस तरीके से जो हिमालय है ना, वो आपके भारत के लिए जलवायु विभाजक की तरह कार्य करता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा कारक। पहले हमने कर्क रेखा देख चुके हैं ना ऑलरेडी। कर्क रेखा ने दक्षिण के भारत को उष्णकटिबंध में बना दिया और उत्तर भारत को कर्क रेखा के ऊपर वाले को शीतोष्ण कटिबंध में। और हिमालय को देखा तो उसने कैसा कार्य किया, जल विभाजक की तरह कार्य किया। उत्तर ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक दिया, मतलब हम लोग को बचा दिया। और हमारे यहाँ बनने वाली साउथ वेस्ट मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून को भी भारत उपमहाद्वीप में ही रोक करके वहीं पे पानी गिरा दिया यार। तो बन गया जलवायु विभाजक। अब देखते हैं हम दूसरे कारक को। चलिए दूसरे कारक में आएगा आपके पास जल और स्थल का वितरण। अब अगर हम जल और स्थल के वितरण की अगर बात करें तो यहां पर ये किस तरीके से भारत की जलवायु को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, उसको देखते हैं। चलिए उसको देखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से करेगा। यहां देखते हैं, यहां देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो भारत है वो तीनों ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है, या फिर आप उसे अलग शब्दों में कह दो। यहां पर आपके पास मिल जाएगा अरब सागर, मैं AS लिख दिया, अरेबियन सी, ठीक। और यहां आपके पास मिलेगा बंगाल की खाड़ी, BB लिख दिया मैंने। और नीचे तो आप जानते हो हिंद महासागर है आपके पास। अब देखिए आप जानते हो अगर सूर्य की रोशनी पड़े तो जल वाला स्थान और थल वाले स्थान में गर्म होने में अंतर दिखाई देता है, क्योंकि जो जल वाला क्षेत्र है वो जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा होगा। परंतु अगर मैं थल वाले क्षेत्र की अगर बात करूं तो वो, माफ करिए, अगर हम जल वाले क्षेत्र की बात करते हैं तो धीरे से गर्म होता है और धीरे से ठंडा होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला मैंने, जो जल वाला जो क्षेत्र है वो सूर्य से गर्मी तो लेगा, परंतु कैसा गर्म होगा, धीरे से गर्म होगा और धीरे से ठंडा होगा। परंतु जब हम स्थल वाले की बात करते हैं तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा और बहुत जल्दी ठंडा भी होगा। तो सर इससे ये कैसे प्रभावित कर रहा है भारत की जलवायु में, कैसे प्रभाव डाल रहा है? हाँ प्रभाव डाल रहा है, जरा यहां देखिए। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए हमारा स्थल भाग, यहां देखें, अगर मैं इस स्थल भाग की बात करूं, ये वाले भाग की जो हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, अब इस सूर्य के प्रेजेंस में मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर मैं गर्मियों की बात कर दूं, मान लीजिए गर्मियों की अगर मैं बात कर दूं, तो आप जानते हो गर्मियों में मई जून में हमारे यहाँ जो तिब्बत वाला क्षेत्र रहता है, या फिर अगर मैं उत्तर भारत की विशेष तौर पे बात कर दूं, उत्तर भारत भी अगर मैं ले लूं तो वो क्या हो जाएगा, अत्यधिक गर्म हो जाता है। यहाँ देखिए, या तो आप तिब्बत वाला ले लीजिए या उत्तर भारत वाला क्षेत्र ले लीजिए, अत्यधिक गर्म हो जा रहा है। और इसकी अपेक्षा जो सागर वाला क्षेत्र है वो धीरे से गर्म होगा और धीरे से ठंडा होगा। मतलब गर्म तो ये भी होगा मगर ये कम होगा। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म है तो यहाँ की हवाएं भी क्या होगी, गर्म हो जाएगी। और भाई हवाएं अगर गर्म हो गई तो आप जानते हो वो हल्की हो जाएगी। और आप ही मुझे बताओ, अगर चीजें हल्की हो जाए, हवाएं हल्की हो जाए तो क्या होगा, ऊपर उठेगा। इसलिए यहाँ की जो हवाएं हैं जिसको मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ वो ऊपर उठ जाएगी इस तरीके से। और अगर हवाएं ऊपर उठ गई मतलब वो जगह वैकेंट हो गई, खाली हो गई। और जब वैकेंट हो गई तो वहां प्रेशर कैसा रहेगा, प्रेशर वहां रहेगा लो। इसलिए यहां पर जो स्थिति बनती है वो बनेगी आपके पास लो प्रेशर की, LP। जबकि इसकी तुलना में अगर हम सागर वाले क्षेत्र की अगर बात करें, महासागरों की बात करें, तो वो ठंडा है। और ठंडा है मतलब वहां की वायु गर्म होगी नहीं, वायु ठंडी है। और अगर वायु ठंडी तो नीचे बैठी रहेगी, और नीचे बैठी रहेगी मतलब भारी है। और भारी है मतलब वहां का दाब कैसा होगा, उच्च दाब, या फिर आप उसे कहोगे हाई प्रेशर। तो यहां पे जो बनेगा वो रहेगा आपके पास हाई प्रेशर।
अब आप जानते हैं, स्वयं जानते हैं, आप जानते हो ये बात कि जो हवाएं जो चलती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। मतलब कि अब जो है आपके पास हवाएं वो इस तरीके से चलेगी, ये देखिए इस तरीके से चलेगी, और यही जब जून में ऐसा चलता है तो वो ला देता है साउथ वेस्ट मानसून, या फिर आप उसे होते हो दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसकी वजह से फिर आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, बारिश होगा। ये एक प्रकार का मैंने उदाहरण दिया हूं सिर्फ आपको क्या समझाने के लिए कि किस तरीके से जल और स्थल का जो वितरण हुआ है वो किस तरीके से प्रभावित करता है, कैसे प्रभाव डालता है भारत की जलवायु पर। उदाहरण के तौर पर देख लिया हमने। इसी का अगर आप शीत ऋतु में लोगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा, तब सूर्य जो रहेगा आप जानते हो सबके सब कहाँ चले जाता है, दक्षिणायन मकर रेखा में चले जाता है, मतलब महासागर वाला जो क्षेत्र रहेगा तब वो कैसा बन जाएगा, लो प्रेशर, और इधर बन जाएगा हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से फिर हवा यहाँ से यहाँ आएगी, मतलब ठंड का समय जाए जो अभी चल रहा है, अभी इसलिए हमको ठंडी हवाएं महसूस होगी, तो वो इधर से आ रही होती है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो इस हिसाब से ये क्लियर हुआ कि जल और स्थल के वितरण होने से जो जलवायु में ये प्रभाव डालता है। क्लियर हो गया। एक और बात याद आई तो बता देता हूं, अगर बाय द वे आपसे कोई प्रश्न कर दे कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, तो देखिए आप बस इतना कहना कि अगर हम मौसम की बात करें तो वो एक दिन में भी बदल सकता है। किसी प्रदेश में, किसी स्थान में एक दिन में जो ताप में अंतर, दाब में अंतर या मौसम में जो अंतर दिखाई दे रहा है वो कहलाता है आपके पास मौसम। जबकि जलवायु की अगर बात करेगा तो अगर लगभग 50 वर्षों तक एक जैसा कंडीशन बना रहता है उस प्रदेश में, उसको हम जलवायु कहते हैं। जबकि मौसम कैसा होता है, वो बदल जाता है, एक दिन में बदल सकता है, एक सप्ताह में बदल सकता है। ये छोटी सी बात है जो आप याद रखोगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं भाई, हमारे आगे के लेक्चर में दूसरे कारक को देखते हैं, समुद्र तट से दूरी। चलो इसे समझते हैं कि समुद्र तट से दूरी क्या प्रभाव डालता है भारत की जलवायु में। समुद्र तट से दूरी, चलिए इसे देखते हैं। समुद्र तट से दूरी के लिए मैं उदाहरण ले रहा हूं अरब सागर वाला क्षेत्र। यहां देखो, यहां अरब सागर है, ये पूरा का पूरा आपके पास यहां मिलेगा आपके पास अरब सागर, ये लीजिए, ये मिल गया अरब सागर, AS अरेबियन सी, और इस अरेबियन सी से यहां लगा हुआ आपके पास मिलेगा कोंकण तट। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, ये रहा कोंकण तट, मतलब महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ले लिया कोंकण तट, ये लीजिए, ठीक। अब तुलना मुझे करनी है, तुलना करेंगे तो मैं एक और स्थान ले रहा हूं, जो ले रहा हूं यहां देखिए दिल्ली, ये रहा आपके पास दिल्ली वाला क्षेत्र, उदाहरण के तौर पर ले लीजिए। अब तुलना यहां करिए, ये जो कोंकण तट है, इस कोंकण तट में आप महाराष्ट्र के अंतर्गत मुंबई रख लीजिए, ये लीजिए मुंबई, महाराष्ट्र का मुंबई, ये रहा मुंबई। अब अगर आप देखोगे मुंबई को, तो मुंबई इस अरब सागर से काफी पास है। किसकी तुलना में भाई, दिल्ली की तुलना में। अब जब दिल्ली की तुलना में मुंबई अरब सागर के पास काफी पास है, तो जाहिर सी बात है इस अरब सागर का यहां पर इसका प्रभाव पड़ेगा, और उसको बोलते हैं समकारी प्रभाव। क्या कहते हैं, समकारी प्रभाव। अब बात ये उठता है कि सर अरब सागर के पास मुंबई पास है, ये तो मैं समझ गया, दिल्ली अरब सागर से दूर है, ये भी मैं समझ गया, मगर समकारी प्रभाव क्या है ये नहीं समझा। तो समकारी प्रभाव कहने का मतलब ये होता है कि यहां पर तापमान, अगर मैं तापमान की बात करूं, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, तो समुद्र के पास होने की वजह से यहां पे जब हम टेम्परेचर की अगर बात करें तो यहां पर टेम्परेचर बहुत कम महसूस होता है। क्यों, क्योंकि समकारी प्रभाव किसका पड़ रहा है, किसका मॉडरेटिंग इफेक्ट पड़ रहा है समुद्र का। मगर वही अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो यहाँ पे गर्मियों में अत्यधिक गर्मी भी प्राप्त होगी भाई, देख लीजिए। मगर जब गर्मी की बात मैं करूं, एक मौसम में ले रहा हूं, गर्मी ऋतु की बात कर रहा हूं, ग्रीष्म ऋतु की, अगर ग्रीष्म ऋतु को ही उदाहरण लेकर के चलो तो मुंबई में थोड़ा कम गर्म लगेगा, मगर उसी समय उसी ग्रीष्म ऋतु में दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो मुझे अत्यधिक गर्म लगेगा, अत्यधिक गर्माहट यहाँ महसूस होगी ग्रीष्म ऋतु को उदाहरण लेकर के चला। क्यों, क्योंकि देखो भाई समुद्र से कितना दूर है, इसने यहाँ पे समकारी प्रभाव नहीं दे रहा है, मॉडरेटिंग इफेक्ट नहीं दे रहा है, मगर यहाँ पे पड़ रहा है मॉडरेटिंग इफेक्ट। इसलिए कहा जाता है कि समुद्र तल से जो दूरी होती है उसका भी प्रभाव पड़ता है किस पर, हमारे इस भारत की जलवायु पर। क्लियर हुआ। देखो जो चीजें आपको ना समझ में आए ना, उसको 2 से 3 बार यहाँ पे इस वीडियो को देख लीजिएगा, पॉज करके देखो, स्क्रीनशॉट लेकर के देखो, सारा चीज आपको समझ में आएगा एकदम क्लियर। बढ़ते अब हमारे अगले कारक की ओर, चलिए
अगला कारक क्या कह रहा है यहां देखते हैं। नेक्स्ट है समुद्र तल से ऊंचाई। अब समुद्र तल से ऊंचाई का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है यहां देखिए। समुद्र तल से ऊंचाई, अब आप जानते हो सर समुद्र तल से ऊंचाई हम कहां से मापते हैं, तो ये एक फैक्ट है, ये आप याद रखिएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तमिलनाडु तरफ, तो यहाँ पर आपके पास मिलेगा, ये लीजिए तमिलनाडु, यहाँ पे मिलेगा आपके पास चेन्नई, याद रखना। और चेन्नई के पास आपके पास ये यहाँ पे पूरा बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ से समुद्र तल की ऊंचाई मापी जाती है, इतना याद रखेंगे आप। ये एक फैक्ट है, सिर्फ एक फैक्ट बता रहा हूँ। चलिए अब हम चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट की ओर कि किस तरीके से समुद्र तल की ऊंचाई का भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के तौर पर समझेंगे, किसके तौर पे, उदाहरण। और मैं उदाहरण भी उन दो जगहों के ले रहा हूं जिनकी अक्षांशीय स्थिति बिल्कुल सेम है। तो अक्षांशीय स्थिति सेम है तो हम चलते भाई पहले कहाँ, यूपी। चलिए अगर मैं यूपी की बात करता हूं तो यूपी तरफ यहां पकड़ लिया मैंने आगरा, ये लीजिए, यहां पे हम देख रहे थे आगरा। और अब हम चलते हैं वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल का यह अलग क्षेत्र है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग। अब आप स्वयं जानते हैं ना, स्वयं जानते हैं दार्जिलिंग जो है ये वाला जो क्षेत्र है ये पहाड़ी क्षेत्र है भाई, दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र, ठीक, वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र। अब आप देखो दार्जिलिंग और आगरा, आगरा दार्जिलिंग दोनों ही लगभग समान अक्षांशीय स्थिति पर है, परंतु दार्जिलिंग क्योंकि पहाड़ी वाला क्षेत्र है तो आगरा की तुलना उसकी ऊंचाई ज्यादा होगी। और क्योंकि उसकी ऊंचाई ज्यादा है, यहां देखिए इस तरीके से मैं बना देता हूं, ये ऐसा मान लीजिए ये समुद्र तल है, और वहां पे अगर मैं दार्जिलिंग बनाऊं तो ये मान लीजिए इस तरीके से दार्जिलिंग शो कर रहा हूं, ये डी फॉर दार्जिलिंग हो गया। और अगर मैं आगरा बनाता हूं मान लीजिए तो आगरा को ऐसा बना देता हूं, ये लीजिए ए फॉर आगरा। तो अब आप देखो क्योंकि दार्जिलिंग की पहाड़ियां ज्यादा ऊंचा है समुद्र तल से, और आप जानते हैं जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाती है जलवायु में थोड़ा ठंडक बन आता है, इसलिए तापमान की अगर मैं बात करूंगा तो जब हम दार्जिलिंग की बात करेंगे यहाँ पे, तो दार्जिलिंग में आपके पास जो तापमान है वो कम मिलेगा। और वही अगर मैं आगरा में अगर बात करूं उसी समय उसी ऋतु में, तो यहाँ पे तापमान कितना मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर शीत ऋतु, और शीत ऋतु में मान लीजिए आप जनवरी माह, अगर आप जनवरी माह में टेम्परेचर को अगर मेजरमेंट करते हो तो आपके पास यहाँ पर लगभग 4 डिग्री सेल्सियस मिलेगा दार्जिलिंग में, जबकि आगरा में आप जाओगे तो 15 से 16 डिग्री मिल जाता है। देखिए कितना अंतर आ रहा है, सिर्फ अभी समुद्र तल से ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए। तो ये सब इसके कारक है भाई, ये सब कारक है ना, इसके याद रखना है, आपको याद रखना है। जलवायु जो है ना बहुत वृहद है, बहुत बड़ा पार्ट है, मैं कल भी आपको समझाऊंगा, मगर जो चीजें आज आपको बताई जा रही है उसको याद रखो आप। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई और कारक बचा है। कारकों की अगर बात करें तो उच्चावच। अब यहाँ बात आती है कि सर उच्चावच नहीं समझ में आया, उच्चावच क्या है, जरा यहाँ देखते हैं उच्चावच क्या है उसे समझते हैं। उच्चावच मतलब इंग्लिश में आप उसे बोलते हैं रिलीफ, टोपोग्राफी, कहीं पहाड़, कहीं पठार, कहीं फॉल्ट्स, मतलब भ्रंश, घाटियां आपको मिली, ये सब उच्चावच में आता है। तो सर ये उच्चावच का या रिलीफ का कैसे प्रभाव पड़ता है हमारे भारत की जलवायु पे, इसको देखने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेने के लिए काम करते हैं, पश्चिमी घाट को बनाता हूं। चलो यहाँ देखो पश्चिमी घाट की बात चल रही है, चलिए यहाँ देखें, ये रहा आपके पास पश्चिमी घाट, इस तरीके का पश्चिमी घाट हो गया, ठीक। अब मान लीजिए अगर कोई हवाएं आ रही है जो आर्द्रता से भरी हुई है, मॉइस्चर कंटेंट उसके पास ज्यादा है, क्लाउड फॉर्मेशन वो कर चुका है, बादलों का निर्माण हो चुका है, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं वर्षा ऋतु की बात कर रहा हूं, तो वर्षा ऋतु की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर मान लीजिए इस तरीके से कुछ हवाएं उठी अरब सागर से, ये आ गया आपके पास अरब सागर, ये आप जानते हो, ये अरब सागर मान लीजिए, और अरब सागर से उठने वाली मान लीजिए मानसूनी हवा, उदाहरण के तौर पर मैं बोल रहा हूं। तो यहाँ पर आपके पास ये हवाएं आ रही है, ये देखिए, अब ये हवाएं यहाँ आ रही तो ये देखिए इसको ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। जब भी पश्चिमी घाट के पश्चिम वाले भागों को ऊपर चढ़ रहा है तो ऐसे स्थान को क्या कहा जाता है, पवनाभिमुख। क्या कहेंगे ऐसे स्थान को हम, पवनाभिमुख। यहाँ देखिए ये आएगा पवनाभिमुख, या फिर अंग्रेजी में हम इसी को बोलते हैं विंडवर्ड साइड, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं विंडवर्ड साइड, या फिर हिंदी में इसे होते हैं पवनाभिमुख, ये याद रखेंगे। और पवनाभिमुख ढाल वो ढाल होता है जहां से ये
वर्षा करने वाली बादल आ रही है, तो वो क्या करेगा भाई, अब वो ऐसा ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ते चढ़ते देखा ऊंचाई बहुत ज्यादा है तो यही बारिश कर देता है। तो अत्यधिक बारिश जो है वो यहीं पे करना वो ऐसा ऐसा चालू कर देगा। तो इस तरफ जहां बारिश ज्यादा हो रही है क्योंकि उसको ऊंचा ढाल मिला, वो कहलाता है पवनाभिमुख। जबकि इसी उच्चावच के दूसरे तरफ विपरीत तरफ देखेंगे, अभी इधर आ रहा है यार, ये तो आ गया इधर, मगर जो पानी की जो कैपेसिटी थी वो कम हो गई, मात्रा कम हो गई, तो यहाँ पे जो वर्षा है वो कम होगा विपरीत तरफ। तो विपरीत तरफ जो वर्षा कम हो रहा है उसको इंग्लिश बोलते हैं लीवार्ड या लीवर्ड, और हिंदी में उसे बोलते हैं पवनाभिमुख। क्या बोलेंगे, पवनाभिमुख। तो जो पवनाभिमुख वाली स्थिति है पश्चिमी घाट के इस तरफ पूर्व वाला हिस्सा, वहां वर्षा कम होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं महाराष्ट्र वाला लेता हूं तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं यहाँ मिलता है आपके पास पठारी क्षेत्र, दक्कन का पठार आप ले लीजिए, तो कैसा हो गया, पवनाभिमुख हो गया। जबकि पश्चिमी घाट के पश्चिम तरफ आप देखें तो कैसा हो गया, पवनाभिमुख विंडवर्ड, तो वहां बारिश ज्यादा होगी। तो हुआ ना भाई उच्चावच का फर्क, पड़ा ना उच्चावच का फर्क। इसे ही बोलते हैं कि उच्चावच का प्रभाव पड़ना किसके ऊपर, भारत की जलवायु के ऊपर। ठीक, तो ये था हमारे भारत की जलवायु से संबंधित तथ्य, और इन्हीं तथ्यों को मैंने जिस तरीके से अभी आपको समझाया उसको आप रिपीट करिए बार बार। कल मैं जलवायु और लेकर के आऊंगा क्योंकि बड़ा टॉपिक है, कल हम बहुत अच्छे से समझेंगे किस प्रकार से साउथ वेस्ट मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून हमारे यहाँ आता है, और किस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व मानसून वापस होता है। तो अभी जो समय चल रहा है ना शीत ऋतु का, इसको भी मैं कल आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई कि लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है कहीं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड डे।